हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है। देखिए, हमारे देश में लागू हुए लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है और दूसरा चरण भी हमें अभी कुछ दिन ही बाकी रह गया है और अभी ये क्लियर नहीं है कि आगे ये लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन हमारी संभावनाएं कहती हैं कि लॉकडाउन अभी भी आगे बढ़ेगा। मतलब ये है कि आप लोगों को अपनी पढ़ाई को इस प्रकार व्यवस्थित करना पड़ेगा ताकि ये लॉकडाउन आपकी पढ़ाई को प्रभावित नहीं कर सके। ये लॉकडाउन कब खुलेगा, कब तक हमें ऐसी ही परिस्थितियों में रहना पड़ेगा, कोई पता नहीं है। इसलिए पढ़िए, ढंग से पढ़िए। देखिए, हम लोगों ने अपने सिलेबस के पहले चैप्टर को पूरा करा दिया है। हम लोग आपके फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर, आपका गाउस लॉ एंड एप्लीकेशंस। गाउस लॉ आपके गॉस लॉ है, उस गॉस लॉ क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, दैट मीन्स गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग क्या क्या है, हमें इस सबको इस चैप्टर में पढ़ना है। मेरी क्लासें देखने से पहले आप लोगों को मैं एक बात पहले ही बता दूं, क्योंकि जैसा मैंने वादा किया था कि अब हम लोग यहाँ से आगे आपके दूसरे चैप्टर से हमारी हर क्लास सीबीएसई और आरबीएसई दोनों वाले बच्चों के लिए अवेलेबल कराएंगे। वो कैसे कि मैं आप लोगों को दोनों मीडियम में क्लास अवेलेबल कराऊंगा। चाहे हो सकता है कि मैं एक ही क्लास में आप लोगों को मर्ज करा के पढ़ाऊं या अलग अलग मीडियम की अलग अलग वीडियो बनाकर पढ़ाऊं, लेकिन कुल मिलाकर आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। आप लोगों को घर पे मेरी वीडियो को शुरू करने से पहले अपने पेन कॉपी साथ में लेके रखें, वीडियो देखते जाएं, क्लास देखते जाएं और उनके नोट्स बनाते जाएं। मैं काफी आराम से चल रहा हूं ताकि आप लोग नोट्स भी बना सकते हो, लेकिन जो एक्स्ट्रा कॉम्पिटेटिव नॉलेज है वो मैं सब कुछ मिक्स कर रहा हूँ इसमें। और वो चीज हम लोग 12th में पढ़ाते भी हैं बच्चों को। ऐसा नहीं है कि अगर कोई 12th का टीचर इस सब कुछ को पढ़ाए तो मैं जो एक्स्ट्रा कुछ कराता हूँ थोड़ा बहुत, जो भी थोड़ा बहुत या ज्यादा, तो वो नहीं कराए, उसको भी कराना जरूरी है। यानी वो 12th का ही मैटर है, इसलिए आप लोगों को पढ़ना भी उसको जरूरी है। मेरी क्लासें आपके हर प्रकार के बच्चे के लिए यूजफुल है, चाहे वो 12th में पढ़ रहा है चाहे उसने 12th पढ़ ली है, क्योंकि मेरी हर क्लास में मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को ऐसा नया देता हूं जिसकी वजह से आप लोग सही तरीके से सही दिशा में पढ़ते हुए आगे बढ़ोगे। दूसरी बात, मैं हर टॉपिक के बाद आप लोगों को न्यूमेरिकल करा रहा हूं, तो जिन बच्चों के लिए न्यूमेरिकल कमजोर हैं उन बच्चों के लिए मेरी क्लास और भी यूजफुल हो जाती है, ताकि वो हर टॉपिक के बाद में कैसे न्यूमेरिकल करना है उसको भी करना सीख जाए। ठीक है बच्चों, तो लापरवाही पढ़ाई में बिल्कुल मत कीजिए, अपना समय निकालिए, टाइम टेबल बनाइए, क्लासें पूरी देखिए। कोई बच्चा जल्दी में अगर प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर स्पीड में देखता है, नहीं, पढ़ाई आराम से कीजिए। 12वीं क्लास है, एक से बार मिलती है लाइफ में और यही आपके करियर का टर्निंग पॉइंट है। आपका कैरियर जब भी बढ़ेगा, आपका कैरियर ऐसे बढ़ेगा, लेकिन ये जो टर्निंग पॉइंट है वो आपकी 12th क्लास है, याद रखना इसको। इसलिए इस क्लास में कोई लापरवाही नहीं, आराम से पढ़िए, मस्त पढ़िए। ठीक है, अब हम लोग अपने सेकंड चैप्टर गाउस का नियम और अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, गॉस लॉ। अब गॉस लॉ में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या वो देख लीजिए, क्योंकि हम जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पहले ये जानकारी ले लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स, आपके कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी सतत आवेश वितरण। क्या बच्चों? आपका सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक। उसके बाद में गॉस लॉ यानी गाउस का नियम, उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, दैट मीन्स गाउस के नियम के अनुप्रयोग, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। और गाउस के नियम के अनुप्रयोग में हम लोग पदार्थ की तीनों विमाओं का उपयोग करते हुए विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। यानी गाउस के नियम से हम लोग ज्ञात क्या करेंगे? आपका विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र किस किस के लिए? सबसे पहले कंडक्टर वायर, यानी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चालक तार के लिए। फिर उसके बाद स्फेयर यानी आपका गोला। अब वो गोला गोलीय कोश भी हो सकता है, चालक गोला भी हो सकता है, अचालक गोला भी हो सकता है। उसके बाद है प्लेट यानी परत, आपकी चालक परत और अचालक परत पढ़ेंगे बच्चों, चालक भी और अचालक भी, ऐसे पढ़ते हुए उसके बाद में इस सब के बाद हमारे 2-3 छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा और आप लोगों का विद्युत बल, किसी चालक की सतह पर जो विद्युत बल लगता है वो विद्युत बल। अच्छा, उस विद्युत बल के बाद में आपका साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। ये हमारे 3 टॉपिक और हैं छोटे छोटे से, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
अब हमारे इस चैप्टर की सबसे पहली हेडिंग है बच्चों वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम लोग इसी को शुरू करते हैं। देखिए चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को फिर से कहूं कि आप बाकी सारा डिस्टर्बेंस खत्म करके आराम से क्लास पर ध्यान लगाकर पढ़ना, एक एक चीज समझ में आ जाएगी, लापरवाही बिल्कुल मत करना। तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? आप लोग अच्छी तरह जानते हो कोई भी आवेश रखा है तो उससे विद्युत क्षेत्र निकलेगा, यानी उसके चारों ओर उसका एक प्रभाव क्षेत्र होगा जिसको हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर वही विद्युत क्षेत्र किसी पृष्ठ से गुजरे तो पृष्ठ के गुजरने पर उस पृष्ठ में से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर जाता है, उस विद्युत क्षेत्र की माप क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स। यानी इसकी परिभाषा डेफिनेशन लिखते हैं कि आपके किसी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ लिख रहा हूं। किसी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से लंबवत, किसी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। विद्युत फ्लक्स क्या है बच्चों? किसी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, या दूसरी परिभाषा में ऐसे भी कह सकता हूं विद्युत क्षेत्र की माप। विद्युत क्षेत्र की माप को क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत फ्लक्स को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। हो सकता है परिभाषा आपको समझ में नहीं आई हो, लेकिन मैं समझा दूं आप लोगों को। आप यूं समझिए कि नदी बह रही है, इधर से इधर एक नदी बह रही है, और नदी में आप लोगों ने बीचों बीच एक खड़ी जाली लगा दी, तो क्या होगा? नदी में जितना पानी बह रहा है वो पूरा का पूरा पानी जाली में से होकर गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? जब वो पूरा का पूरा पानी उस जाली में होकर गुजरेगा तो जाली में से होकर जितना पानी गुजर जाएगा उस पानी की मात्रा को फ्लक्स कहेंगे। क्लियर? अच्छा दूसरा एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए आप लोगों ने एक डिब्बा लिया, उस डिब्बे में भीतर बल्ब लगा हुआ है और भीतर बल्ब जला दिया, डिब्बा बंद है, तो उस बल्ब का प्रकाश इस डिब्बे से, यहां पर बल्ब लगा हुआ है तो इस डिब्बे से बाहर नहीं आ सकता। अब आपने क्या किया? इसको यहां से काट दिया तो प्रकाश यहां से गुजरेगा। तो इस इतने क्षेत्र में से कितना प्रकाश गुजरा, इसका अर्थ होता है फ्लक्स। यानी फ्लक्स एक ऐसा शब्द है जो यह बताता है कि किसी एक निश्चित पृष्ठीय क्षेत्रफल में से कोई भौतिक राशि कितनी गुजर रही है। और अब हम लोग पढ़ने वाले वैद्युत फ्लक्स, तो कौन गुजरेगा? कोई भौतिक राशि गुजरेगी, लेकिन कौन गुजरेगा? वैद्युत का मतलब है विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र किन के रूप में गति करता है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रूप में। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हम लोग न्यूनतम मान लेते हैं, तो न्यूनतम मान में पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम लोगों ने 1 मीटर स्क्वायर वैल्यू ले लिया, यानी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से लंबवत जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, या लंबवत जितना विद्युत क्षेत्र गुजरेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझिए डायग्राम से। देखिए ये आपका विद्युत क्षेत्र है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, और वो गुजर रहा है आपके इस पृष्ठीय क्षेत्रफल से। ठीक है, वो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजर रहा है। अब आप लोग ऐसे कंफ्यूज मत होना, सर लंबवत तो गुजर ही नहीं रहा। वो लंबवत एक केस है, लंबवत एक निश्चित स्थिति है जो मैं आपको नीचे यहां पर कैलकुलेट करके बताऊंगा। अभी ये आपका कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपका, जिसका एरिया है ए वेक्टर। ठीक है, ये है विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, और इसका अभिलंब सदिश है ये आपका डी, या जैसे मैंने विद्युत क्षेत्र इस पूरे पृष्ठ को ऐसे लिख दिया तो ये हो गया डी एस वेक्टर। क्लियर? यानी आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि अगर ये कोई पृष्ठ है तो इस पृष्ठ का एक क्षेत्रफल सदिश होगा, जिसे अभिलंब सदिश भी कहते हैं। वो क्षेत्रफल सदिश या अभिलंब सदिश इस पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होता है।
किसी भी सतह का, किसी भी पृष्ठ का अभिलंब सदिश या क्षेत्रफल सदिश उसके पृष्ठ के अभिलंबवत कहां की ओर होता है? बाहर की ओर। तो ऐसे ही आपके इस पृष्ठ पर अभिलंब सदिश कहां होगा? पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर अभिलंब सदिश। अगर मैंने इस अभिलंब सदिश माना, ये अभिलंब सदिश है थीटा कोण पर। कितने कोण पर? थीटा कोण पर। तो इस ds का इस ये वाला घटक, क्योंकि इसके दो घटक आएंगे ऐसे, ये वाला घटक होगा ds वेक्टर cos थीटा, या ऐसे लिख दो ds cos थीटा। क्या लिख दिया? ds cos थीटा। तो आपके इस पृष्ठीय क्षेत्रफल से लंबवत कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर जाएंगी? कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर जाएंगी उसको कहेंगे वैद्युत फ्लक्स। यानी विद्युत क्षेत्र कितना गुजर जाएगा, उस विद्युत क्षेत्र की माप को वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। तथा याद रखना, आपका जो वैद्युत फ्लक्स है, अब हम लोग सूत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। वैद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र एवं अभिलंब सदिश, विद्युत क्षेत्र एवं अभिलंब सदिश, लेकिन इनकी दिशा समान हो। इनकी दिशा कैसी हो? समान। यानी वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो समान दिशा में विद्युत क्षेत्र और अभिलंब सदिश का क्या होता है बच्चों? गुणनफल होता है। का क्या होता है? गुणनफल। यानी वैद्युत फ्लक्स जो है वो आपके समान दिशा में विद्युत क्षेत्र और अभिलंब सदिश का क्या होगा? गुणनफल होगा। और गुणनफल होगा तो इसलिए अतः हम लोग इसको व्यक्त करेंगे किससे? फाई से। वैद्युत फ्लक्स फाई। ठीक है बच्चों। अब मैंने इसका अभिलंब सदिश के लिए ds लिया है अल्प, तो अब हम लोग फाई लिखेंगे। ठीक है। और अल्प के लिए डेल्टा फाई। वो विद्युत क्षेत्र और आपके अभिलंब सदिश समान दिशा में, और समान दिशा में अभिलंब सदिश क्या है? ds cos थीटा। तो डेल्टा फाई बराबर ये आ गया e ds cos थीटा, या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, डेल्टा फाई बराबर cos थीटा है तो अदिश गुणनफल के रूप में, तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। आपका जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्या निकला? E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। कैसे? जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या होता है, या विद्युत क्षेत्र की माप होता है। लेकिन जब हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे तो वो कैसे? समान दिशा में विद्युत क्षेत्र और अवलंब सदिश का गुणनफल। समान दिशा में विद्युत क्षेत्र ई है और इसका घटक क्या है? ds cos थीटा। तो इनका गुणनफल ई गुणा ds cos थीटा, तो ई ds cos थीटा अदिश गुणनफल के रूप में, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि cos थीटा सदिशों के अदिश गुणनफल में आता है। ई वेक्टर और ds दोनों ही सदिश है, ये अभिलंब सदिश है और ये विद्युत क्षेत्र है। तो डेल्टा फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। डेल्टा फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्लियर बच्चों? अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब इसका मात्रक निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो रहा अल्प। तथा आप लोगों को किसी स्थान पर परिणामी वैद्युत फ्लक्स निकालना हो। क्या निकालना हो आपको? परिणामी वैद्युत फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स के लिए आप डेल्टा फाई का क्या करोगे? समाकलन। तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो समाकलन होगा किसका? ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसी में एक चीज और जोड़ देता हूं, तथा किसी बंद लूप, तथा किसी बंद लूप से संबद्ध, किसी बंद लूप से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। ये तो आप लोगों ने फ्लक्स निकाल लिया परिणामी, ये था अल्प। जब भी आपको किसी बंद लूप से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो समाकलन में क्लोज इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब है बंद लूप। तो ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्लियर? तो आप लोगों को परिणामी विद्युत फ्लक्स, अगर आप लोगों को अल्प विद्युत फ्लक्स लिखना है, अल्प क्षेत्रफल ds से संबंधित, तो डेल्टा फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। परिणामी लिखना है तो समाकलन के रूप में। और अगर आप लोगों को किसी बंद लूप से लिखना है, बंद लूप से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, तो आप समाकलन तो करोगे बट क्लोज इंटीग्रल करोगे। कैसा इंटीग्रल? बंद लूप के प्रति समाकलन करोगे, यानी क्लोज इंटीग्रल करोगे। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे, हमें कोई परेशानी नहीं आएगी, आराम आराम से पढ़ना है।
अब हम लोग इसके मात्रक की बात करते हैं, तो देखिए फाई बराबर ई डॉट डी एस कॉस थीटा। तो बताइए आपका विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, आपका डी एस क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं, या विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक यानी यूनिट क्या होगा वोल्ट पर मीटर, और आपके डी एस का मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो मात्रक क्या निकला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर वोल्ट इंटू मीटर। अब इसकी डायमेंशन लिखो यानी विमा लिखो, आपके बल की विमा m1 L1 T-2, आपके मीटर स्क्वायर की विमा L2, नीचे कूलम है, कूलम की विमा होती है T1 A1। क्या होती है बच्चों T1 A1। तो चलिए लिखिए m1 L1 और L2 क्या हो गया L3, T-2 है, T1 ऊपर जाएगा -1 होगा तो ये हो गया T-3। क्या हो गया T-3, और A1 ऊपर जाएगा तो A-1। क्लियर बच्चों। और ये कैसी राशि है तो आप ही बताइए, दिमाग लगाइए कि जब दो राशियों का अदिश गुणनफल प्राप्त करके कोई परिणामी मान निकाला जाए, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल करके परिणामी मान निकाला जाए, तो वो परिणामी मान सदैव कैसा होगा अदिश होगा। कैसा होगा अदिश। एक ट्रिक देता हूं इसके लिए कि आप लोगों को किसी भौतिक राशि का यह पता करना होगा वो अदिश है या सदिश है। अगर किसी राशि को ज्ञात करने के लिए अन्य दो राशियों का अदिश गुणनफल किया जाए तो वो अदिश है, और अगर सदिश गुणनफल किया जाए तो सदिश है। जैसे एग्जांपल दे देता हूं, आप बताइए टॉर्क वेक्टर बराबर क्या होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्योंकि मैंने कल ही निकलवाया था पी ई साइन थीटा। क्या निकलवाया था पी ई साइन थीटा। तो साइन थीटा आता है सदिश गुणनफल में, तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर ये सदिश राशि है और ये अदिश राशि है। जैसे एक होता है कार्य, आप लोग सब पढ़ चुके हो, W बराबर एफ डी एस कॉस थीटा। तो W बराबर क्या करते हैं एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो कार्य कैसी राशि है अदिश राशि है। क्लियर। तो जब किसी राशि का अदिश गुणनफल करके कोई अन्य राशि ज्ञात की जाए तो वो अदिश है, और सदिश गुणनफल करके कोई राशि ज्ञात की जाए तो वो सदिश है। क्लियर। आगे मैं इसके केसों पर बढ़ूं जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा इस लंबवत शब्द को, तो उससे पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं। दूसरे चैप्टर में हमें वैद्युत फ्लक्स पढ़ना है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है किसी एक निश्चित क्षेत्रफल में से गुजरी हुई भौतिक राशि का मान। किसी एक निश्चित क्षेत्रफल में से, जैसे बहती हुई नदी में जाली लगा देने पर उसका नदी का पूरा पानी जाली में से होकर गुजरेगा, तो वो पानी के गुजरने की मात्रा फ्लक्स कहलाती है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत फ्लक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या निकलेगी, किसी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या और या विद्युत क्षेत्र की माप को क्या कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र गुजरेगा और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रूप में। तो अगर वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है तो विद्युत क्षेत्र और उसके अवलंब सदिश का गुणनफल होता है। ये इसका फॉर्मूला ज्ञात करने की परिभाषा है। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें ये कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल रखा हुआ है, इसका अवलंब सदिश यानी क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर बाहर की ओर, ये इस विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। तो इसका विद्युत क्षेत्र की दिशा में घटक क्या आएगा ds cos थीटा। ds cos थीटा, तो e का गुणा किससे कर दिया ds cos थीटा से, तो डेल्टा फाई बराबर e ds cos थीटा। तो डेल्टा फाई बराबर e ds cos थीटा। परिणामी वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो समाकलन कर दिया। क्लियर। समाकलन किया। अगर किसी बंद लूप के लिए निकालेंगे तो क्लोज इंटीग्रल कर देंगे। क्या कर देंगे बंद लूप का समाकलन। मात्रक निकालेंगे, फाई बराबर है ई ds cos थीटा। ई का मात्रक लिखा न्यूटन प्रति कूलम्ब, ds का मीटर स्क्वायर, या फिर ई का मात्रक लिखा वोल्ट पर मीटर और ds का मीटर स्क्वायर। cos थीटा का कोई मात्रक होता नहीं है। उसके बाद में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो वोल्ट पर मीटर। डायमेंशन निकालेंगे, न्यूटन की विमा रखी, मीटर स्क्वायर का L2 रखा, कूलम्ब का T1 A1 रखा, तो ये आ गई। और वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है अदिश राशि है। कैसी राशि है अदिश राशि। क्लियर। तो ये आप लोगों को नोट करना है। इसके बाद में इसके केसों की तरफ बढ़ रहा हूं। ठीक है। तो चलिए देखिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं इसके केसों की तरफ। तो देखिए, मैं ये डायग्राम अभी नहीं बिठाऊंगा क्योंकि इस डायग्राम से आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई थॉट और एंड आई होप दैट आप लोगों को ढंग से समझ में आ रहा होगा। और जब आप लोगों को ढंग से समझ में आ रहा है तो इस लॉकडाउन के समय में अपने और अपने दोस्तों का भी भला कीजिए।
आप लोग पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने दोस्तों को भी पढ़ने का मौका दीजिए। हमारे चैनल से अगर आप संतुष्ट हैं, हमारी क्लासों से आप संतुष्ट हैं, तो मैं आप लोगों से ये चाहूंगा कि आप मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके शेयर भी करें, ताकि और बच्चे भी इन क्लासों का फायदा उठा सकें इन विकट परिस्थितियों में और इस समय में। ठीक है भैया, चलिए बच्चों शुरू करते हैं आगे। अब पहला केस फर्स्ट इसका, यदि आपका पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। पहला केस, आपका पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तो देखिए ये आपका विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। आपका पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है, तो ये ऐसे लेटा हुआ है, पानी बह रहा है, ठीक है। और पानी में मैंने उस चादर को ऐसे लेटा दिया, ऐसे। जब पानी बह रहा है उसमें चादर को ऐसे लेटा दूंगा, तो पानी क्या इस चादर में से होकर गुजरेगा? चादर तो लेटी हुई है, नहीं गुजरेगा। यानी हिसाब से उसमें कोई फ्लक्स नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, आपने एक चादर ली और चादर को पानी पर बिछा दिया, ऐसे पकड़ के खड़े हुए हो, पानी बह रहा है, चादर उस पानी की सतह के ऊपर है, क्या पानी इस चादर में से होकर गुजरेगा? नहीं गुजरेगा। तो हिसाब से तो फ्लक्स नहीं आना चाहिए। देखते हैं, तो देखिए ये तो है विद्युत क्षेत्र, ये ऐसे चादर की तरह लेटा हुआ है, तो इसका विलंब सदिश ऊपर की ओर होगा। तो फिर बोलिए इसमें कोण कितने डिग्री बन गया? 90 डिग्री। तो आपका थीटा हो गया बच्चों 90 डिग्री, और जब थीटा 90 डिग्री है तो वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा की जगह पे 90, ठीक है। तो डेल्टा फाई, अब देखिए किसी के दिमाग में अगर कंफ्यूजन आ रहा हो कि यहाँ पर डेल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पर डी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर डी फाई भी लिख सकता हूँ। आप लोगों को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये अल्प मान को ही व्यक्त करते हैं, तो डी फाई बराबर तो ई डी एस गुणा कॉस 90 की वैल्यू 0, तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया? 0। और मैं चाहूं तो यहाँ पर केवल फाई भी यूज कर सकता हूं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे। तो मैंने क्या कहा था कि अगर ये ऐसा लेटा हुआ है तो इसमें से कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगी, उस चादर में से होकर कोई पानी नहीं गुजरेगा, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? 0। तो 0 हो गया। अब इसका केस सेकंड देखिए, यदि आपका पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, यदि आपका पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। आपका पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत कैसे होगा? आपके उसी लंबवत बिंदु पर आ गए हम लोग। देखिए ये इसका लंबवत पृष्ठ है, ये विद्युत क्षेत्र है, तो इसका विलंब सदिश भी ऐसे ही होगा। तो बोलिए कोण, ये दोनों की दिशा समान, तो आप लोगों का कोण कितने डिग्री हो गया? 0 डिग्री। कितने डिग्री हुआ? 0 डिग्री। और जब ये कोण 0 डिग्री हो गया तो बताइए फ्लक्स निकालते हैं। फाई बराबर ई डी एस आपका कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो बोलिए फाई बराबर क्या निकल कर आ गया? ई डी एस। फाई बराबर ई डी एस, और यहां पर आपका फ्लक्स निकल कर आया पॉजिटिव। आपका फ्लक्स क्या निकल कर आया? पॉजिटिव। दैट मीन्स, याद रखना, ये वही परिभाषा निकली। आपका अधिकतम फ्लक्स कब होगा? अधिकतम पानी चादर में से या जाली में से होकर कब जाएगा? जब चादर या जाली पानी में के पानी ऐसे बह रहा है, तो पानी के लंबवत बिल्कुल ऐसे खड़ी हो, तभी तो पूरा पानी गुजरेगा। और अगर वो ऐसे खड़ी है तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। कंफ्यूज होते हैं बच्चे इस पॉइंट पे कि वो क्या करते हैं, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो वो एंगल 0 रख देते हैं, कोण कितना रख देते हैं? 0, जबकि ऐसा नहीं है। आपका पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, लेकिन कोण तो उसका अभिलंब सदिश बनाएगा। कोण कौन बनाएगा? उसका अभिलंब सदिश। आपका पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, अभिलंब सदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा में नहीं है, इसलिए कोण तो अभिलंब सदिश बना रहा है, और अभिलंब सदिश कोण बना रहा है, तो वो तो 90 डिग्री बन गया, तो वहां पर कोई भी फ्लक्स नहीं है। अगर पृष्ठ आपका विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो आपको लगता है कि कोण 90 डिग्री होगा ना? 90 डिग्री नहीं होगा, कितना होगा? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोण बनाएगा अभिलंब सदिश जो विद्युत क्षेत्र के समांतर है। क्लियर बच्चों? उसके बाद केस थर्ड, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, अर्थात आपका पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर हो, प्रति समांतर हो, यानी, और पृष्ठ अर्थात, या फिर पृष्ठ की जगह पर आप कह सकते हो अभिलंब सदिश।
आपका अभिलंब सदिश पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर हो तो थीटा 180 डिग्री होगा। यानी अगर इसका अभिलंब सदिश इधर है ds वेक्टर और विद्युत क्षेत्र इधर है, यानी ये पहले इस पोजीशन में रखा हुआ था, अब इसको हम लोगों ने ऐसे घुमा दिया, ऐसे, तो ऐसे घुमाने पर ये इसकी दिशा इधर और ई की दिशा इधर, तो थीटा 180। देन फ्लक्स निकालिए, फाई बराबर EDS cos 180, cos 180 की वैल्यू -1, तो फाई बराबर माइनस का EDS। क्लियर बच्चों? तो इसका मतलब यहां पर फ्लक्स कैसा आया? नेगेटिव। कैसा आया? नेगेटिव। तो याद रखोगे आपका वैद्युत फ्लक्स किसी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है या विद्युत क्षेत्र की माप होती है। अब उस चीज को भी मैं आप लोगों को निकाल दूं। आपने ये कैसे निकाला है, ठीक है? कि अब आप लोगों के सामने एक एक शब्द को मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपके दिमाग में आया कि लंबवत वाला केस था, वो क्लियर हो गया कि साहब लंबवत है तो देखिए तभी सबसे ज्यादा फ्लक्स हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन अभी भी एक शब्द आपको परेशान कर सकता है, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है? तो उसको एक्सप्लेन कीजिए। अगर आप ds की वैल्यू रख दो 1, चलिए ये बता देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। नोट में इसको मैं समझा रहा हूं, लिखने की चीज नहीं है। फाई बराबर निकला लंबवत स्थिति में EDS, इफ ds इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन फाई इक्वल टू क्या निकलेगा? E। फाई इक्वल टू E, और फाई इक्वल टू E निकलने का मतलब क्या है? एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से थीटा 90 डिग्री था, थीटा कितने डिग्री, वो लंबवत स्थिति थी, थीटा 0 था, तो एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या या विद्युत क्षेत्र की माप को ही क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। क्लियर बच्चों? तो ये उसकी परिभाषा का प्रूफ हो गया। अब इसके आगे अब मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं आपके न्यूमेरिकल्स के लिए या और आगे की एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, कि याद रखना कोई भी पृष्ठ है, अगर उस पृष्ठ में आपका कहीं भी विद्युत क्षेत्र प्रवेश करे और विद्युत क्षेत्र निर्गत हो, विद्युत क्षेत्र प्रवेश करे और विद्युत क्षेत्र निर्गत हो, तो याद रखना, दो शब्द बोल रहा हूं मैं, कि आपका प्रवेशित फ्लक्स कहीं भी अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी भी पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स है, तो याद रखना वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। प्रवेशित फ्लक्स कैसा होगा? ऑलवेज नेगेटिव। और आप लोगों का निर्गत फ्लक्स कैसा? फ्लक्स निर्गत फ्लक्स। आपका प्रवेशित फ्लक्स होगा पॉजिटिव और निर्गत फ्लक्स कैसा होगा? प्रवेशित फ्लक्स होगा नेगेटिव और निर्गत फ्लक्स होगा पॉजिटिव। यस या नो? इस बात को अच्छी तरह याद रखना कि कहीं भी किसी भी पृष्ठ पर अगर विद्युत क्षेत्र प्रवेश कर रहा है तो प्रवेशित फ्लक्स है, अगर विद्युत क्षेत्र प्रवेश कर रहा है और अगर वो प्रवेशित फ्लक्स है तो वो कैसा होगा? नेगेटिव। कैसा होगा? नेगेटिव। और अगर निर्गत फ्लक्स है, कैसा फ्लक्स है? निर्गत, तो वो कैसा होगा? पॉजिटिव। कहीं पर भी न्यूमेरिकल में अगर आपको दे दे कि ये प्रवेशित फ्लक्स है, ये निर्गत फ्लक्स है, कुल फ्लक्स, तो जोड़िए और जोड़ के परिणाम ही निकालिए। क्लियर? तो यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। दोबारा समझा देता हूं, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा में लेटा हुआ तो थीटा 90 होगा, थीटा 90 होगा तो फ्लक्स कैसा हो जाएगा? 0। अगर पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा 0 हो गया तो फ्लक्स हो गया E डेल्टा S, और इसी से डेल्टा S ds का मान मैंने 1 मीटर स्क्वायर रखा तो फाई बराबर E आ गया, परिभाषा निकल कर आ गई। एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से लंबवत, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर? अगर प्रति समांतर स्थिति है, थीटा 180 है, तो फ्लक्स कैसा होगा? नेगेटिव। क्लियर? आपका प्रवेशित फ्लक्स हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव, और निर्गत फ्लक्स कैसा होगा? पॉजिटिव। क्लियर? अब हम लोग जैसे इसकी एक स्थिति बता दें आप लोगों को कि यदि कहीं पर भी आप लोगों को क्वेश्चन में ये दे दे कि प्रवेशित फ्लक्स है आपका 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और निर्गत फ्लक्स है आपका 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो आप लोगों को कुल फ्लक्स निकालना हो, आप लोगों को क्या निकालना हो? कुल फ्लक्स। तो फाई बराबर आप लोगों को प्रवेशित फ्लक्स रखना है ऋणात्मक, प्रवेशित फ्लक्स ऋणात्मक,
और निर्गत फ्लक्स रखना है धनात्मक, तो आपका फाई बराबर कितना बच गया 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर बच्चों, कोई परेशानी? अब इससे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग अब कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। अगर वैद्युत फ्लक्स में कोई भी समस्या हो तो आप एक बार वीडियो दोबारा देखें, टॉपिक को दोबारा रिवाइज करें और क्लियर करते हुए आगे बढ़ें। एक एक पॉइंट आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब जैसे एक हम लोग एग्जाम्पल ले लें, क्वेश्चन ले लें, कुछ भी। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र दे रखा हो, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है। पहला, विद्युत क्षेत्र दे रखा है आपका 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप। आपका विद्युत क्षेत्र दे रखा है 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट पर मीटर, और आपका क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर -3 जे कैप मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो अब आप लोगों को क्या करना है कि विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो देखिए, तो आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। फाई बराबर बोलिए ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, अगर एस दे रखा है अदिश गुणनफल होता है। फाई बराबर ई का मान 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप डॉट आपका एस वेक्टर क्या है 5 गुणा 10 की पावर -3 जे कैप। दोनों से अलग अलग गुणा कीजिए कि 200 गुणा 5 गुणा 10 की पावर -3 और आपका आई कैप डॉट जे कैप प्लस 300 गुणा 5 गुणा 10 की पावर -3 आपका जे कैप डॉट जे कैप। फाई बराबर, एक बात बताइए, अदिश गुणनफल में cos थीटा आता है। अब ये आई और जे है, आई कैप होता है एक्स अक्ष का, जे कैप होता है वाई अक्ष का। एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं 90 डिग्री कोण पर, और 90 डिग्री कोण जैसे ही तुम cos थीटा में रखोगे अदिश गुणनफल में cos 90 की वैल्यू 0, तो ये स्टेप क्या हो गया 0। अब ये स्टेप तो हो गया पूरा का पूरा 0, तो ये तो 0 प्लस 1500 गुणा 10 की पावर -3 जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर का मान अदिश गुणनफल में होता है 1। तो आपका फाई बराबर ये 2 0 गए, 15 गुणा 10 की पावर -1 यानी 1.5, और मात्रक क्या आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या निकल कर आएगा बच्चों? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो आपके पास विद्युत क्षेत्र दे रखा है और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ आपका विलंब सदिश भी दे रखा है, और आपको विद्युत फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, दोनों का आदर्श गुणनफल किया, और आदर्श गुणनफल करना आप अच्छी तरह जानते हो। तो इसका उत्तर कितना निकला 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, इनका गुणा दोनों से किया अलग अलग। आदर्श गुणनफल में आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू होती है 0, तो 0 का मल्टीप्लाई इस सब से हुआ 0, और जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू होती है 1। तो कैसे आपका आई कैप डॉट जे कैप हो रहा है, आई और जे में एंगल 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0, तो इसलिए 0, और जे कैप डॉट जे कैप, ठीक है, जे कैप डॉट जे कैप ये दोनों एक जैसे हैं, तो इनके बीच में एंगल 0 है, तो cos 0 की वैल्यू